जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम 2010 का प्रश्न पत्र करने वाले हैं और आज से ये हम लोग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, अबलो नसाही अब न नसें हो किसकी उक्ति है। तो ये आपके डायरेक्ट मैं प्रश्न और उत्तर बताऊंगी, व्याख्या इसमें कम से कम करेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम नज़दीक है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर लें। रही बात व्याख्या की, तो व्याख्या वाले प्रश्न में भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। वो थोड़े से बड़े वीडियोज़ हो सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपका पर डे एक क्वेश्चन पेपर करवाती चलूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अबलो नसाही अब न नसें हो किसकी उक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 2, राउल वेल किसकी रचना है, तो राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है। एक बात और मैं बताना आपको चाहती हूँ बीच में कि आप भी अपने मन में प्रश्न का उत्तर देते चलिए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्रश्न का उत्तर देते चलिए और आप अपनी कॉपी और अपने पेन से लिखते चलिए, मार्क करते चलिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक होते हैं। तो इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो चुकी है और अभी कितनी बाकी है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है, तो जो अवधी भाषा की रचना नहीं है वो आपकी है विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, उद्धव शतक किसकी कृति है, तो उद्धव शतक जो है वो कृति है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर आपका आएगा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी रचना केशवदास की नहीं है, रामचंद्र का कवि प्रिया, ललित ललाम या फिर रसिक प्रिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ललित ललाम। और ललित ललाम किसकी रचना है, ये है मतीराम जी की। प्रश्न नंबर 6, निरालाकृत राम शक्ति की पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कृतिवास रामायण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। आत्मजयी किसकी रचना है, तो आत्मजयी रचना है आपके कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती या फिर श्री नरेश मेहता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है, तो जो कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश है, लेकिन जो नहीं है वो हो जाएंगे ज्ञान रंजन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। मैं बोरी शाइल्ला किसकी रचना है, तो मैं बोरी शाइल्ला रचना है महुआ माझी की, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी है, मेरी आत्मकथानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन या फिर यात्रा या फिर मेरी माटी की मूर्तें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माटी की मूर्तें, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखी गई है और ये आत्मकथा की श्रेणी में नहीं आती है। इसकी विधा क्या है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है, तो ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है, तो शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर नामवर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है, तो सुरेंद्र वर्मा कृत जो नाटक नहीं है उसका जो नाम है वो हो जाएगा बादशाह गुलाम बेगम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा व्रत है, तो ये यात्रा व्रत है अज्ञे की ओर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जितने भी हम प्रश्न करते चल रहे हैं, जैसे 2010 का आज कर रहे हैं, फिर 2011 का करेंगे, 12 का करेंगे, ऐसे ही 2020-21 तक का हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर, पिछले 10-11 साल के सारे पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको ये चीज़ पहले से ही तैयार करके आएंगे। अगर आज मैंने 2010 का पढ़ा दिया तो निश्चित तौर पर मैं आपको 2011 का पेपर कल पढ़ाऊंगी, तो आप पहले से ही रेडी करके आइए। कभी कभी होता क्या है कि आप अपनी तैयारी कर लेते हो, उसके बाद भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो एक प्रश्न को कम से कम आप जब तक 2 बार 3 बार 4 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ें आपके स्मृति पटल पर नहीं छपने वाली हैं। इसीलिए बार बार पढ़िए और उसको एक तरीके से कंठस्थ कर लिए कि आप लोग को 3 ऑप्शन की भी जरूरत ना पड़े, आपका पास
सामने क्वेश्चन हो और आप उसका उत्तर दे दें। और ये हमारे जो प्रश्न पत्र हैं सरल से कठिन की ओर चलेंगे। जैसे आज मैं 2010 का क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर सरल श्रेणी में आता है। जिसको ये कठिन लग रहा होगा तो उसके लिए तो तैयारी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये 10 साल पुराना पेपर है। आज का जो पैटर्न है वो एक तरीके से आपकी रचनाओं की जो कथा वस्तु है उससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं, जो एक तरीके से बहुत गहराई वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पहले बनते थे वो क्वेश्चन बनने की संभावना अब कम बन रही है। लेकिन आप घबराइए मत, आप बने रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, तो आपकी चीज़ें अपने आप जो कठिन चीज़ें हैं वो भी आपको सरल लगने लगेंगी एक दिन। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान या फिर प्रिय प्रवास? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाप्रस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, काव्य शोभाकारान धर्मनलांकृत प्रदक्षते। तो ये जो उक्ति है किसकी है? दंडी की, भामा की, रुद्रट की या फिर भरत मुनि की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंडी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, रूपकातिशयोक्ति है या फिर अनुक्ति है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 19, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर पैशाची? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शौरसेनी से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का कालानुक्रमानुसार सही अनुक्रम आपको लिखना है। तो इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास और राम की शक्ति पूजा। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि रामचरितमानस कब आया था। मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगी क्योंकि इन रचनाओं का समय क्रम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस, रामचंद्र का, वैदेही वनवास और राम की शक्ति पूजा। तो सही इसका जो समय काल है वो बता देती हूँ। रामचरितमानस हुआ था 1574 ईस्वी में, फिर रामचंद्र का आया था 1601 में, वैदेही वनवास आया था 1940 में और राम की शक्ति पूजा 1936 में आया था, 1936। आसान प्रश्न था क्योंकि आप देख सकते हैं ये राम की शक्ति पूजा आधुनिक काल की है और जो आपकी रामचरितमानस है ये आपके भक्ति काल की है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। कवि वचन सुधा का था 1868 में, 1868 में। हिंदी प्रदीप आई थी 1877 में, 1877। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 इसका समय वर्ष है, 1896। और सरस्वती पत्रिका सभी को पता होना चाहिए 1900 में आई थी। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो काल के अनुसार सही रचनाकारों का जो सही अनुक्रम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास, फिर प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और लास्ट में कमलेश्वर। तो लाला श्रीनिवास दास का जो जन्म है वो है 1891, 1851। प्रेमचंद सभी को पता होना चाहिए 1880 में, फिर अमृतलाल नागर 1916 में और कमलेश्वर जी का जन्म हुआ था 1932 में। मैं आपको वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ, यदि आपको मृत्यु वर्ष नहीं भी याद है तो आप इनका जन्म वर्ष जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपके अनुक्रम वाले प्रश्नों में आता ही है और उदाहरण आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। तो इनका समय भी आपको बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1890 में, फिर निराला जी का जन्म हुआ था 1899 में, पंत जी का हुआ था 1900 में और महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में। तो इसका जो सही अनुक्रम है ये आपका हो जाएगा प्रसाद 1890, निराला 1899,
पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। युग की दृष्टि से रचनाकारों को सही अनुक्रम बताना है। तो युग की दृष्टि से इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद बरदाई आदिकाल के हैं, मीराबाई भक्तिकाल, सेनापति, फिर हरिऔध आपके आधुनिक काल के हैं। तो इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए। चंद बरदाई का समय है, सेनापति आपके रीतिकाल के हैं, चंद बरदाई हैं आपके 1168 में, मीराबाई हैं 1516 में, सेनापति आपके हो जाएंगे 1589 में, और हरिऔध जी हो जाएंगे आपके 1865 में। तो इनका सही अनुक्रम ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जो नाटक हैं सही अनुक्रम इसका हो जाएगा, सबसे पहले आई थी अंधेर नगरी, फिर चंद्रगुप्त आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद में 8वां सर्ग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुक्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा बताइए। इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैला आंचल और लास्ट में राग दरबारी। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों का कालानुक्रमानुसार इसका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगी कहानी कफन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, कफन तो लास्ट में आएगी। उसने कहा था, उसके बाद कफन, उसके बाद में वापसी और लास्ट में आएगी तिरछ। तो इसका समय काल भी देख लेते हो। उसने कहा था आई थी 1915 में, कफन आई थी आपकी 1936 में, वापसी कहानी उषा प्रेमवदा जी की है 1960 में आई थी, और तिरछ कहानी आई थी 1989 में 1989 में, और ये कहानी है उदय प्रकाश की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा, इसका सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर सी, गारसा दादासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित आचार्यों का कालानुक्रमानुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ये कालानुसार जो आपके क्रम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए गहराई से पढ़ना आपको आवश्यक हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा, भामा, फिर उसके बाद में कुंतक, रूप गोस्वामी और पंडित राज जगन्नाथ। भामा 6वीं शताब्दी के हैं, कुंतक आपके हैं 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, रूप गोस्वामी का समय काल है 15 से 16 शताब्दी, और पंडित जगन्नाथ का है 17वीं शताब्दी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। इसका जो पहले आलोचना पत्रिका आई थी वो थी अरुण कमल के द्वारा, फिर तद्भव पत्रिका अखिलेश के द्वारा, हंस पत्रिका राजेंद्र यादव के द्वारा, और वाक पत्रिका आई थी सुधीर पचौरी के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आलोचना अरुण कमल। ए का सेकंड किसी में मिल रहा है? ए का सेकंड, हाँ जी मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। कितने पाकिस्तान, तमस, मृगनयनी, नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, कमलेश्वर, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म साहनी और मन्नू भंडारी। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो इसका जो मिलान के अनुसार कितने पाकिस्तान जो रचना आई थी वो आई थी कमलेश्वर के द्वारा, फिर तमस जो रचना है वो आई थी भीष्म साहनी जी के द्वारा, मृगनयनी रचना आई थी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा, और नीला चांद आई थी आपके शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कितने पाकिस्तान का, ए का आपका सेकंड होना चाहिए। तो देखिए कहीं ए का सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। तो कभी कभी आपका ऐसे भी प्रश्न सही हो जाते हैं कि एक ही ऑप्शन से भी आपका सही हो जाता है, बशर्ते आपको तीनों ऑप्शन नहीं पता है चारों। तो आपको अगर एक भी पता होगा तो भी आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग में ये एक तरीके से बहुत आसान होते हैं मैच द, अगर आपको एक भी आएगा तो आपका पूरा प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। उषा प्रेमवदा जी की जो कहानी है वो है वापसी। अब देखिए इसमें ए का सेकंड कहीं मिल रहा है, तो देखिए यहीं से ख़त्म हो जाएगा प्रश्न आपका, और बाकी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अभ्यास कर रहे हैं तो हम लोग मिलाएंगे। उषा प्रेमवदा जी की है वापसी, उसके बाद में अमरकांत जी की है अमरकांत जी की हो जाएगी दोपहर का भोजन, फिर मोहन राकेश जी की हो जाएगी परमात्मा का कुत्ता, और विशंबर नाथ शर्मा की हो जाएगी ताई।
तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। प्रश्न नंबर 34 है रक्षाबंधन, अंधा कुआं, बकरी और कोर्ट मार्शल। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा, उसके बाद में अंधा कुआं जो आई थी वो आई थी लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। बकरी नाटक आया था, ये तो आपके सिलेबस में भी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। और जो कोर्ट मार्शल रचना ये है स्वदेश दीपक की, डी का फोर्थ। तो यही इसका अनुक्रम हो जाएगा और ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए का थर्ड। देखिए कहीं मिल रहा है ए का थर्ड, हाँ जी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों को आपको सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। तो ये जो कवि हैं इनकी इन पंक्तियों की वो है कबीर। फिर है देसिल बैना सब जग मिठा। तो ये आपके विद्यापति हो जाएंगे। भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केशवदास। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेरन होरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्माकर। तो ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ में सम्मिलित करना है। संसद से सड़क तक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युगधारा, साय में धूप, केदारनाथ अग्रवाल, दुष्यंत कुमार, धूमिल, नागार्जुन और शमशेर बहादुर। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले जो रचना आई थी संसद से सड़क तक, ये आपको सभी को पता होनी चाहिए, ये आई थी आपकी सुदामा पांडे धूमिल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का थर्ड। ए का थर्ड मिल रहा है, बी ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, लेकिन हम लोग पूरा मिलान करेंगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये है केदारनाथ अग्रवाल की। फिर युगधारा जो है ये आपके नागार्जुन जी की रचना है और साय में धूप ये रचना है दुष्यंत कुमार की। तो इसके आधार पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ में सम्मिलित करना है। सौंदर्य अलंकारा। तो सौंदर्य अलंकारा है उक्ति आपके वामन की। फिर वाक्य रसात्मक काव्यम बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, विश्वनाथ की। वागार्थ विव संप्रक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति। तो इसकी ये जो पंक्ति है ये है कालिदास की। और रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम ये आपकी है पंडित जगन्नाथ की। तो इसके आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ में सम्मिलित करना है। ध्वन्यालोक, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश, काव्य अनुशासन। और इधर आपके आचार्य दिए गए हैं मम्मट, हेमचंद्र, आनंदवर्धन, भामा और विश्वनाथ। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ध्वन्यालोक आपकी आई थी आनंदवर्धन के द्वारा। फिर काव्य अलंकार आपकी आई थी भामा के द्वारा। काव्य प्रकाश आई थी मम्मट की और काव्य अनुशासन आई थी आपके हेमचंद्र जी की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। तो चलिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ये आया है प्रश्न। एसे इन क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया लिटरेरिया। मैं कई बार आपको ये पढ़ा भी चुकी हूँ। अगर आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप ये वाला वीडियो देखिए। आपको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी सारी रचनाएँ। एस्थेटिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। एसे इन क्रिटिसिज्म है रचना कॉलरिज की। माफ़ कीजिएगा मैथ्यू आर्नोल्ड की है ये रचना। एसे इन क्रिटिसिज्म है IA रिचर्ड्स की। बायोग्राफिया लिटरेरिया आपकी रचना है कॉलरिज की। एस्थेटिक रचना है क्रोचे की। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रचना है आपके IA कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से मिलान करते हैं। एसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया आपकी है कॉलरिज की। फिर एस्थेटिक रचना है क्रोचे की और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रचना है IA रिचर्ड्स की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए का सेकंड। कहीं ऑप्शन मिल रहा है ए का सेकंड, हाँ जी मिल रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ में सम्मिलित कीजिए। जो घनीभूत पीड़ा थी
हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, हम नहीं कहते हैं कि हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी हजूर हाँ मैं गीत बेचता हूँ, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। डी का 5th ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कहीं मिल रहा है 5th ऑप्शन, कुछ आपको देखना ही नहीं है। देखिए एक में मिल गया आपको, ये देखिए 5th ऑप्शन आपका ये मिल गया, तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन हम पूरा मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले जो घनीभूत पीड़ा थी यह आपके जयशंकर प्रसाद की है। हेर प्यारे को सेज पास नमनमुख हंसी खिली, ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हम नहीं कहते हैं कि हमको छोड़कर स्रोतवानी बह जाए, ये अज्ञे की है। और जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये आपके भवानी प्रसाद मिश्र की है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके आ जाते हैं स्थापना तर्क वाले प्रश्न। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा और इसका जो तर्क दिया है वो है क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए गलत आर सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। समाज का आत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। एक बार 41 का हम देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसका दोनों सही हो जाएगा, ए सही और आर दोनों सही हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। समाज का आत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ शक्ति में है, दृढ़ संकल्प में है, क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य के असाध्य साधन नहीं कराती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। वीरता की कमी कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। तर्क दिया गया है क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट ज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही। प्रश्न अब आपका ये वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं, आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन प्राधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंद पूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। तो चलिए ये था हमारा गद्य। अब इसके प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 है। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो उत्साह के भेद किए गए हैं कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न नंबर 47। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो उत्कंठापूर्ण आनंद लिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्साह के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? तो सबसे प्राचीन जो वीरता है वो है युद्ध वीरता, ऑप्शन नंबर डी। और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज युद्ध वीरता के लिए अपेक्षित प्रवृत्ति है। तो ये था आज हमारा 2010 का प्रश्न पत्र। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा प्रश्न पत्र करते हुए, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही आज से हम लोग सीरीज़ शुरू की है और ये अंत तक 2021 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, और यूं ही आप साथ देते रहिए। मैं आपको सारे प्रश्न एक एक का प्रश्न का उत्तर बताते चलूँगी, और आपको ये चीज़ें एक बार, दो बार, तीन बार अपने आप ही स्मृति पटल पर छप जाएंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।